बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबको दोबारा से खुश आमदीद। जो लोग नए आए हैं उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों तक भी शेयर करें। आज जो है हम हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर को देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता है हिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले बनु उमैया को डिटेल में पढ़ा था। उससे पहले जो है आपको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौरे हुकूमत था। उसके बाद जो है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 6 माह की हुकूमत मिली थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुआहदा करके हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दी और फिर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बनु उमैया दौरे जो है कह लें कि सल्तनत का क़याम किया था। उसको हमने पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया है। आज जो है हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे। ये पहले लेक्चर से ही रिलेटेड है, उसी का समझ लें कि सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। ये देखें जी, ये 695 से 715 तक रहे हैं, मतलब इनकी 695 में पैदाइश हुई थी और 715 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये पैदाइश और ख़ानदान चेक करें। मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश 695 में शाम के शहर ताइफ में हुई थी। ठीक है, वो बनी सकीफ़ कबीले से थे। इसे कबीला सकफ़ी भी कहा जाता था। फ़तेह मक्का के बाद इस कबीले ने इस्लाम कबूल किया था। ये तो आपको पता है ना, शहर ताइफ जो है ये कितना मशहूर था और यहाँ के जो लोग थे वो कितने जंगजू थे। तो जब फ़तेह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह किया था, तो उसके बाद जो सबसे पहले जिस कबीले ने इस्लाम कबूल किया था वो ताइफ के रहने वाले थे। तो ताइफ का एक कबीला था सकीफ़, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश हुई थी। इसके मतलब थोड़ा सा ना जो है जो कबीला सकफ़ी है, इसके थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मैंने ऐड की है। ये पीपीएससी में ना ये पूछा गया था, ये वाला मैं उसी को ये देती हूँ, ये वाला। तो इसको मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया कि ये जो ईरान की फतूहात हुई थी ना, कि ईरान जिसने फ़तेह किया था, उसमें ना अबू उबैद सकफ़ी था, सकफ़ी कबीले से ही था वो, जो ईरान की फतूहात के दौरान ना हाथी के पैर के नीचे आकर फौत हो गया था। तो ये मुख्तार सकफ़ी जो था अबू उबैद सकफ़ी का बेटा था। ये पीपीएससी में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जो नीचे देखें, मोहम्मद बिन कासिम के जो वालिद थे ना, उनका नाम था कासिम बिन यूसुफ। ये भी वो पूछता है पीपीएससी। वो अब्बासी गवर्नर थे। ठीक है, और इनके जो चचा थे हज्जाज बिन यूसुफ, ये इराक यानी बसरा के गवर्नर थे। ये हज्जाज बिन यूसुफ को तो हमने कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसलिए इनको नहीं, बस आपने मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश देखना है, उसका कबीला अच्छे से याद रखना है, फिर उसके वालिद का नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, मोहम्मद बिन कासिम का जो लक़ब था वो चेक करें, इमादुद्दीन। ये मोहम्मद बिन कासिम का जो था लक़ब था, लोग उनको इमादुद्दीन भी कहते थे। और ये ना, ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमला जो किया था हिंदुस्तान में वो कब किया था। तो साल था 712 और 17 साल की उम्र में ये जी उसने हमला किया था। ठीक है, उस टाइम पर हिंदुस्तान का हुक्मरान कौन था? राजा दाहर उसका नाम था, और ये सिंध में मौजूद होता था। ठीक है, जंग की वजह क्या हुई थी? श्रीलंका और शाम जो था ना, यानी बनु उमैया के जो लोग थे, इनके आपस में ना बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो श्रीलंका के जो हुक्मरान थे ना, उन्होंने बनु उमैया के हुक्मरानों के लिए तोहफे तहफ़ भेजे काफ़िले के ज़रिए। ये जो बनु उमैया का काफ़िला था ना, वो गया हुआ था श्रीलंका, और वापसी पर फिर श्रीलंका के जो बादशाह थे ना, उन्होंने बनु उमैया के लिए ना काफ़िले में ना बहुत ज़्यादा तोहफे भेजे थे। कुछ बांदियाँ भेजी थी वहाँ के बनु उमैया के लोगों के लिए। तो जब ये समंदरी काफ़िला सिंध के शहर देबल के पास पहुंचा ना, देबल के पास, तो वहाँ देबल के जो पायरेट्स थे, वहाँ यानी कि सिंध के जो लोग थे ना, उन्होंने काफ़िले को लूट लिया और कैदी बना लेते हैं। ठीक है, और वहाँ जो काफ़िले में जो लोग मौजूद थे, कुछ लोग जो थे वहाँ से भाग गए, जो बच गए उनको उन्होंने कैदी कर लिया। उन कैदियों में ना एक औरत थी नाहीद। तो ये नाहीद नाम आपने ज़रूर औरत का नाम याद रखना है, ये पीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, उसने हज्जाज को मदद के लिए ख़त लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी वो तो कैद थी तो ख़त कैसे पहुंचा। जो लोग वहाँ से ना उस काफ़िले से बच निकलने में कामयाब हुए, उनके हाथों में कह लें कि नाहीद ने ख़त भेजा था। वो जैसे भी तक कहा जाता है, ऐसे अब हकीकत क्या है ये तो कुछ नहीं कह सकते, तो कहा जाता है कि नाहीद ने उनके हवाले से उनको ख़त दिया, जिसकी वजह से ना वो हज्जाज के पास पहुँचा। हज्जाज ने राजा दाहर को फिर ख़त लिखा
और उनसे कहा कि आप जो काफ़िले का लूटा हुआ सामान है वो वापस कर दें, हमारे जो कैदी हैं उनको भी छोड़ दें। तो राजा दाहर ने उसकी ना बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में फिर जो हज्जाज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब तो नहीं छोड़ना इनको। राजा दाहर पर हमला करने के लिए भेजा फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को, और साथ ही फिर यहाँ से हिंदुस्तान फतेह करने का भी मौका मिल गया उनको। अब देखें राजा दाहर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो पीपीएससी पूछता है, इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान पर सिंध की जो सिंध पर ना हुक्मरानी कर रहा था ये राजा दाहर। वैसे तो ओवरऑल कह लें कि उस सिंध के साथ साथ का जो इलाका है वहाँ पर भी इसने की हुई थी सारा, लेकिन ज़्यादातर ये सिंध में बैठता था। तो इसने जो अरोड़ था ना, जिसको अलोड़ भी सम टाइम वो पेपर में लिख देता है, इसको अपना कैपिटल बनाया था। अरोड़ जो है ना, आजकल जो सिंध का इलाका है रोड़ी उसको कहते हैं, ठीक है। पुराना नाम अरोड़ था और आज का नया नाम रोड़ी है, ये आपने याद रखना है। वो पूछता है कि राजा दाहर के टाइम पर सिंध में जो जब वो हुक्मरानी कर रहा था तो उसने किस इलाके को अपना कैपिटल बनाया। तो हो सकता है कि वो अरोड़ लिख दे या फिर आज का जो नया नाम है रोड़ी वो लिख दे। तो आपने दोनों तरीक़ों से इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखें जो राजा दाहर का जो बाप था ना वो था राजा चच उसका नाम था। तो आजकल जो चीचावतनी है ना शहर, ये राजा चच के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है चीचावतनी। चीचावतनी का मतलब है चच का इलाका, चच के रहने का इलाका। तो ये जो इसका बाप था ना राजा दाहर का, राजा चच, ये इस इलाके में ज़्यादा बैठता था, तो उसी के नाम पर फिर चीचावतनी नाम उसका शहर का रख दिया गया। राजा दाहर की जो बेगम थी वो थी लाड़ी बाई, ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ है। और इसका वज़ीर था बड़ा मशहूर सिसाकर। तो इसमें आपने वज़ीर का नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है, सिसाकर। जंग जो है वो देखें जी देबल के मुकाम पर हुई। ये पीपीएससी में पूछा गया है कि राजा दाहर और मोहम्मद बिन कासिम की जो जंग हुई थी आपस में वो किस मुकाम पर हुई थी। तो देबल के मुकाम पर हुई थी। एक तरफ था राजा दाहर और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहर जो था वो हार गया था और मोहम्मद बिन कासिम ये जंग जीत गया था। वहाँ पर से ना जब देबल में ये जंग हार गया राजा दाहर, तो वो वहाँ से भाग गया अपने कैपिटल की जानब, कैपिटल मतलब अरोड़ की जानब भाग गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें कि ये पूछता है पीपीएससी में, एक आध बारी उसने पूछा है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो फ़ौज थी ना वो कितनी थी, उसकी तादाद कितनी थी। तो 12,000 फ़ौज थी, जिसमें 6,000 शामी थे और 6,000 अराकी लोग थे। ये आपने याद रखना है। यूट्यूब पर आपको बहुत से लेक्चर्स ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ वो नहीं बताते। ये वाला चंद एक MCQs ऐसे होंगे जो इस टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो पीपीएससी में आए हुए हैं और वो कहीं और नहीं करवाए किसी और वीडियो में। बाकी वैसे तो सारे का सारा डाटा तकरीबन मिलता जुलता ही होता है हर यूट्यूब वीडियो में, ठीक है। तो जो राजा दाहर था ना, जब ये भाग गया तो फिर इसको मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ के इलाके से ही पकड़ा था। अब यहाँ पर देखें अहम मालूमात में कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, देबल के मुकाम से। तो इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। ये पीपीएससी में कई बार रिपीट हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से। मतलब वो कई दफ़ा पूछता है कि सिंध का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। वजह मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से दाखिल हुआ, उसने सिंध फतेह किया। वहाँ पर फिर उसने कह लें कि एक तो मुसलमान हुक्मरान था पहला सिंध को फतेह करने वाला, और दूसरा फिर वहाँ पर लोगों को उसने अक़लियतों को भी समझ लें कि जो वहाँ के गैर मुस्लिम थे उनको भी आज़ादी दी फुल इबादत करने की। बड़ा रहम दिल था ये। और मुसलमानों को भी फिर आसानी से इस्लाम कह लें कि इस्लाम के पैरोकारी करने में आसानी हुई, वो इबादत करने में हुए। तो इसलिए फिर सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। कहते हैं मतलब कि इस्लाम के दाखिल होने का दरवाज़ा। अब जो राजा दाहर था वो अपने कैपिटल जब रोड भाग गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने ना इसका पीछा किया था और फिर वहीं पर पकड़कर कत्ल किया। तो ये पीपीएससी में वो पूछता है कि राजा दाहर का जो था वो कत्ल हुआ देबल के मुकाम पर या अरोड़ के, या दो ऑप्शन और वो देता है। तो अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि जी वो देबल के मुकाम पर हारा था मोहम्मद बिन कासिम से, तो डेफिनेटली वो जंग में मारा गया, तो वो देबल लगा देते हैं। ये गलत है। राजा दाहर देबल से बच के कैपिटल चला गया था, अपने भाग गया था, और फिर वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने उसको जाके मारा था। तो सही जवाब जो है वो अरोड़ है। इसके आगे फिर यहाँ पर चाहिए तो था कि मोहम्मद बिन कासिम रुक जाता, वापस चला जाता, भी उसने अपने कैदी बचा लिए, काफ़िले का सामान भी ले लिया। लेकिन फिर उसे ना वलीद अब्दुल मलिक का जो ख्वाब था ना कि मैंने पूरी दुनिया पर फतेह करनी है, उसके मुताबिक फिर उसने सोचा कि अब मैंने वापस नहीं जाना, मैंने आगे भी बढ़ना है। यही सोच के फिर वो आगे कासिम जो था वो मुल्तान की तरफ बढ़ा। अब मुल्तान में एक जगह है जो आज भी मौजूद है, कासिम बेला उसका नाम है, और वो मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब है कासिम का टेला। ये भी पीपीएससी
PPSC में पूछा गया है। और दूसरा वो अक्सर पूछता है कि जो मुल्तान शहर है किस दरिया के किनारे वाक़या है, तो ये दरियाए चनाब के किनारे वाक़या है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है लाहौर जो है वो दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। अब जो मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान गया ना, तो वो उसको फ़तेह नहीं कर पा रहा था। वहाँ के लोग जो थे वो मतलब आगे से जंग कर रहे थे, सारा कुछ था, उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ना काफ़ी कह लें कि दिल समझ ले हार ही बैठा था। तो फिर एक ना शख्स ने उसे मशवरा दिया कि वहाँ पर जो मुल्तान का किला है ना, जिसमें ज़्यादा लोग रहते थे, जिसको कासिम जो था फ़तेह नहीं कर पा रहा था, उसको ना नहर जा रही थी, एक पानी की नहर। तो मशवरा दिया गया कि आप ये पानी की नहर बंद कर दें। जब किले में पानी ही नहीं जाएगा तो फिर लोग जो है भूखे प्यासे मरेंगे, तो डेफिनेटली वो जंग कैसे करेंगे। तो कासिम ने यही किया। उसने क्या किया कि किले की जो पानी की नहर थी ना, उसको बंद कर दिया। इस तरह फिर जो मुल्तानी थे ना, वहाँ के मुल्तान के उस किले के वाले सारे जो जंगजू थे, उन्होंने ना फिर मोहम्मद बिन कासिम के आगे हथियार डाल दिया, हार मान ली। इस तरह से फिर मोहम्मद बिन कासिम ने ना बिना जंग किए, कह लें कि ज़्यादा जाने गवाए बिना ना मुल्तान फ़तेह कर लिया। जब उसने मुल्तान फ़तेह किया तो ये भी ध्यान रखिएगा उस वक्त साल कौन सा था, 715। जो उसने सिंध फ़तेह किया वो 712 में किया, जो मुल्तान है वो 715 है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। और 715 में मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया कि वलीद अब्दुल मलिक जो थी उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, वो फौत हो गया था। उस टाइम पे फिर जो था सुलेमान ने सबको वापस बुलाया। आपको पता है कि हज्जाज बिन यूसुफ तो पहले ही चला गया था, फौत हो गया था। बाकी कुतैबा और जो मूसा बिन नसीर था और ये मोहम्मद बिन कासिम, उसको सबको उसने वापस बुलाया था। कुतैबा ने तो खैर बगावत कर दी थी, बाकी सब जो थे उसने बुलाकर उनको कत्ल किया। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को भी बुलाया था, इसको बुला के जेल में डाला और फिर जो है वो 715 में ही जेल में जहर देकर इसको कत्ल करवाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम शाम में मौसल में दफन है। सम टाइम वो ये ऑप्शन देता है कि इराक़ में वासत के मुकाम पर है। अगर वो शाम का ऑप्शन दे के मौसल का पूछता है तो फिर आपने इसको ठीक करना है। अगर वो शाम का ऑप्शन नहीं देता बल्कि सिंपल इराक़ का कहता है तो फिर वासत के हिसाब से आप उसको ठीक करेंगे। अब देखें बनु उमैया, जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद ना, यानी कि बनु उमैया के बाद तकरीबन 200-250 सालों तक ना, कई सालों तक जो था हिंदुस्तान पर किसी ने हमला ही नहीं किया। तो फिर बाद में जो गज़नी थे ना, ये महमूद गज़नवी, फिर गज़नियों ने आकर जो था 977 में हिंदुस्तान पर हमला किया था, ठीक है। अब ये ना मोहम्मद बिन कासिम के अहम जो सिंध को फ़तेह करने के बाद जो तारीख़ी काम थे, ये तारीख़ी मार्क्स थे, उसको हम देखते हैं डिटेल में। पहला देखें चचनामा, ये एक था कि किताब थी, ये नामा लिखा था। सिंध की तारीख़ पर लिखी जाने वाली सबसे पुरानी किताब या ये नामा है, जिसको चचनामा कहते हैं। ये PPSC में आया हुआ है और इसका आपने ध्यान रखना है कि ये अरबी ज़ुबान में लिखा गया था। इसकी एक्चुअल जो लैंग्वेज है ना चचनामा की, वो है अरबी ज़ुबान। ये अरबी ज़ुबान में लिखा गया और फिर बाद में इसे फ़ारसी और सिंधी में इसका तर्जमा किया गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर वो एक्चुअल लैंग्वेज पूछे तो आपने अरबी लगा के आनी है, ये ना हो गलती से फ़ारसी या सिंधी लगाएं। इसके अलावा जो बलाज़री की किताब है फतहुल बलदान, इसमें भी मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र है और सिंध की फतूहात का जिक्र है। तो ये भी PPSC में पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखना है। ये किताब का नाम फतहुल बलदान, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि सिंध का सबसे पहला फ़ातह कौन था, या कह लें हिंदुस्तान पर सबसे पहले किस अरब ने या किस अरबी ने हमला किया। तो याद रखिए वो मोहम्मद बिन कासिम था। चूँकि ये ताइफ के रहने वाला था, आपको पता है वो अरब का इलाका था, तो इसलिए इसको अरबी भी वो कहते हैं, ठीक है। और इसका पूरा नाम वो कई दफ़ा पेपर में लिखता है, मोहम्मद बिन कासिम अबू अल सकफ़ी, ठीक है, वो इसके कबीले के नाम से इसको पुकारता है। तो ये सिंध का पहला फ़ातह था और कहते हैं कि इस्लाम का जो कह लें कि सबसे पहला झंडा जो हिंदुस्तान में इसी ने लहराया है। इसके अलावा जब इसने सिंध को फ़तेह किया तो सिंध वाले इलाके में, हिंदुस्तान के सिंध वाले इलाके में जो पहली मस्जिद थी वो कह लें कि हिंदुस्तान में वो भंबूर मस्जिद जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर किया। ये वो पूछता है कि साउथ एशिया की सबसे पहली जो बरसगीर में पहली जो है वो मस्जिद किसने तामीर की, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर की और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद भंबूर। इसके अलावा वैसे तो ओवरऑल मोहम्मद बिन कासिम से जो पुरानी पहले टाइम की मस्जिद थी वो एक और है, उसका नाम सॉरी मुझे याद नहीं रहा अभी, चीरन समथिंग कुछ ऐसे, चिरान जामिया मस्जिद, वो कुछ ऐसी है। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान के सिंध वाले इलाकों की तरफ से ना भंबूर मस्जिद जो है वो पहली मस्जिद है जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने एक अरबी ने समझ लें कि बनाया, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, ये MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इजी सा सादा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से एटलीस्ट भी 10-11 MCQs आपके बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से रेडी करना है। कल फिर हम जो है इंशाल्लाह
महमूद गज़नवी, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है, इन्होंने जब हिंदुस्तान पर हमला किया उसके बाद 977 में जाके हिंदुस्तान पर किसी और ने हमला किया और वो गज़नी थे। तो गज़नी आपको पता है सबकतगी, महमूद गज़नवी का बाप जो था उसने गज़नी हुकूमत का रखा था ना, बुनियाद रखी थी। तो उसको हम महमूद गज़नवी और सारी गज़नी हुकूमत को कल डिटेल में पढ़ेंगे, वो काफ़ी लंबा लेक्चर होगा। तो अभी के लिए आज जो है आप ये रेडी करें। कोई किसी तरह का कोई MCQs जो आपको मैंने मतलब इसमें नहीं सही तरह से ऐड किया या कोई मैंने गलती करी है या कुछ मैं ऐड करना भूल गई हूँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं अगर कोई मेरी गलती है तो मैं उसको ठीक कर लूँगी, और अगर कुछ और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए तो वो भी मैं लिख दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आपसे एंड पे गुजारिश यही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। जिन लोगों के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है PPSC की तैयारी के लिए, या फिर अभी जो EST की जॉब्स आई हुई हैं फैगी में उनकी तैयारी के लिए, तो उन लोगों का आपकी वजह से भला हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी, और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से नोट्स वगैरह लिख के आप तक पहुँचाऊँगी। अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।